नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबक बना हुआ है। मौसम में तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों से ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदें। तो देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव के बीच क्षत्रिय समुदाय के लोगों का अचानक मोर्चा खोल देना भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर लोकसभा सीट के दायरे में आने वाली ठाकुर बाहुल्य गांव में खास तौर से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि क्षत्रिय महासमाज से उसे ही वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की आबादी तकरीबन 7% है। भाजपा अब तक 12% को टिकट दे चुकी है। बावजूद क्षत्रिय समाज के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्षत्रिय समाज के वोटर भाजपा से नाराज हो गए हैं। दरअसल क्षत्रिय समाज के कई संगठनों ने यूपी से लेकर गुजरात तक यही माहौल बना रखा है। पश्चिमी यूपी में 4 क्षत्रिय पंचायत करने का ऐलान हुआ। दावा है कि बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। सहारनपुर में रविवार को क्षत्रिय समाज की पंचायत हुई। इसमें मंच पर लगे बैनर पर लिखा है कि क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। रविवार को सहारनपुर के ननौत में ठाकुर समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए। मंच से बीजेपी को हराने की कस्में खाई। इनका आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से ठाकुर समाज को खत्म करना चाहती है। क्षत्रिय समाज के नेता पूरन सिंह का भी तकरीबन यही कहना है कि क्षत्रिय समाज ने 11 अप्रैल को हापुड़ के धौलाना में, 13 तारीख को मुजफ्फरनगर के सिसौली में और 16 को मेरठ के सरधाना में पंचायत करने का मन बनाया है। ऐसा ही एक पंचायत नोएडा में भी होगा। पंचायत ने फैसला लिया पूरे देश में जो घोर जातिवादी लोग हैं, जिन्होंने अपने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी माँ बहनों को गाली दी, हमारे इतिहास को चुराने का काम करा और हमने बार बार भारतीय जनता पार्टी को, जिसे हम 100% वोट देवें, हमने बार बार कहा कि हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत दो। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे प्रदीप चौधरी हो, अन्य बहुत भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हमें लगातार गालियां देते रहे। समाज गालियों से हाथ था, बहुत दुखी था। आज ये जो परिणाम आप देख रहे, आज जो जनसैलाब आप देख रहे, ये उनका आक्रोश है और उन्होंने आक्रोश में निर्णय लिया कि पूरे देश में जब तक महापुरुषों का सम्मान वापस नहीं होगा, जिन लोगों ने अपमान करा उन्हें सजा नहीं मिलेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी को एक भी व्यक्ति वोट नहीं देगा। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया कि क्षत्रिय समाज बीजेपी के विरोध में सड़क पर आ गया। दरअसल माना ये जा रहा है कि यूपी में क्षत्रिय समाज के नाराज होने की कहानी गाजियाबाद से शुरू हुई, जब मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया। अब वहां से अतुल गर्ग चुनाव लड़ रहे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के रोड शो में अपनी गाड़ी में गर्ग के साथ जनरल सिंह को भी साथ रखा था। इसके अलावा इसका कनेक्शन गुजरात से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनके एक बयान के खिलाफ क्षत्रिय संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं ने तो जौहर करने की भी घोषणा कर दी। विवाद बढ़ा तो रूपाला ने माफी मांग ली। इसके बाद भी क्षत्रिय समाज के लोगों की तैयारी कल गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की है। उस तौर पे जब क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर नौबत यहां तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो जाए, कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है। चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है,
चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज क्षत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहाँ विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है तो हमें ये कदम उठाना चाहिए। यूपी में हंगामा मचा है। वैसे तो अब तक ठाकुर जाति के एक ही नेता बीके सिंह का टिकट कटा है, लेकिन क्षत्रिय संगठन ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी उनकी दुश्मन है। बीजेपी ने अब तक यूपी में 63 सीटों पर टिकट फाइनल नहीं किए। इनमें से 8 इसी जाति के हैं। इनमें मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, फैजाबाद से लल्लू सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह हैं। यूपी में करीब 7% ठाकुर जाति के वोटर हैं। एक दौर में बिरादरी के लोग पहले कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ रहे, लेकिन अब वो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्षत्रिय पंचायतों को बीजेपी के कुछ नेता पीछे समर्थन दे रहे हैं। कड़ी सेना भी साथ है, जबकि अखिलेश यादव तो योगी सरकार पर ठाकुर समाज को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी के रामपुर में विकास सबसे अहम मुद्दा है। पिछले सियासी घटनाक्रम को देखते तो साफ है कि चाकुओं की तरह यहां के सियासत भी तेजधार है। बीजेपी के घनश्याम लोधी और सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी के बीच कड़ी टक्कर के आसार हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर की सियासत पिछले कुछ सालों में सुर्खियों में रही है। सूबे का हाई प्रोफाइल जिला रामपुर वैसे तो अपने चाकुओं के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की सियासत में भी तेजधार है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वार, चमरौआ, मेलक, रामपुर और बिलासपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। इस बार बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी से है। घनश्याम सिंह लोधी का दावा है कि वे क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के दम पर आसानी से जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी और हम लोग सब विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और 2 साल पहले मैं चुना गया था यहाँ से सांसद, और मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जनता के बीच में रहकर मैंने काम किया। और बहुत सारे विकास हैं जो जनहित में किए नहीं कराए थे लोगों ने, मैंने कराए, और उससे प्रभावित होकर आज हिंदू जो मुसलमान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियाँ भी इस तरीके की हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसके आधार पर आज कोई भी वर्ग हो समाज का, वो माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। रामपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। कभी ये सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत किला थी। बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा ने 2004 और 2009 में एसपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। 2014 में बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह और 2019 में समाजवादी पार्टी के आजम खान रामपुर से चुनाव जीते थे। हेट स्पीच केस में आजम खान की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी जीतने में कामयाब हो गए। इस बार सपा ने दिल्ली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है। जनता के मुद्दे सब जगह यकसा हैं। बेरोजगारी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश के संविधान पर, डेमोक्रेसी पर लोगों का विश्वास मजबूत हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और लोगों के जो आपस के रिलेशन है, शहरियों के आपस के रिलेशन जो हज़ारों साल से एक दूसरे से, एक मुल्क एक परिवार है, हमारा भारत एक परिवार है, जो वो कमज़ोरी आई है, उस परिवार के उन रिश्तों को जोड़ना, ये सबसे पहली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कई बड़े जनप्रतिनिधि चुनने के बावजूद रामपुर अब तक विकास की राह तलाश रहा है। इस बार वोटरों के मन में क्या है, इसका भी इशारा वो कर रही हैं। मैं तो यही चाहूँगा यही सरकार दोबारा आए और इसी सरकार की दोबारा ज़रूरत है। कैसे हमारे तो देखिए, हमें जो मतलब है अपने कारोबार से, हम तो इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है किसकी सरकार, मगर जिस सरकार ने हमारे काम को आगे बढ़ाया, जिस सरकार ने हमारे काम में मेहनत करी, हम तो उसी को अच्छा कहेंगे। इस बार तो वोटिंग इस मुद्दे पे देके करें, जो बहुत पुराने जो हमारे काम थे वो उन्होंने सिद्ध करें,
और गरीबों की देखभाली के लिए इन्होंने अनाज और धन बांटने की योजना बनाई। इस वजह से हम वोट देना पसंद करेंगे। रामपुर में आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की धमाचौकड़ी का माहौल है। हरिद्वार में विकास के मुद्दे पर भिड़ंत हो रही है। बता दें कि विकास को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनका पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत से मुकाबला है। इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा या कौन किस पर भारी होगा, जनता क्या सोचती है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। रावत का कहना है कि ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का हाथ ऊपर है। मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं देश का कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास और विकास के मुद्दों को लेकर के गांव में बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इन 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस इलाके में विकास के कई काम देखे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की सोच रही हैं। लोगों को पेंशन वगैरह दी हैं, कई चीज़ें बांटी हैं, कई काम किए हैं, राशन बांटे हैं, कई काम किए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और आगे भी करेंगे। पुलें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, काम तो काफ़ी हुए हैं। हाँ, यही है, बस यही हार जीत के चुनाव है, यहीं पे है जो कुछ भी है। मोदी सरकार ये है जो कुछ भी है। इसके सामने तो और कोई है ही नहीं, कोई टिका ही नहीं आज तक, और न टिका। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी ब्याज माफी योजना लागू की थी जीएसटी के अंतर्गत, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुई। सिर्फ उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने जो है ब्याज माफी योजना लागू करी थी। वैट से जैसे हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए थे, उस टाइम में कुछ केस हमारे पेंडिंग रह गए थे, इसके लिए ब्याज माफी योजना आई थी। कुछ चीज़ें ऐसी करी है, जैसे एक व्यापारी के लिए एक था कि हमारे लिए दुर्घटना बीमा योजना के लिए यहाँ पहले 5 लाख की योजना थी। अब उत्तराखंड एक लोग मात्र ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख की हमारे लिए अचानक किसी व्यापारी की डेथ हो जाती है, पंजीकृत व्यापारी की, तो राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की उसके अंदर आर्थिक सहायता का है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हम लोगों की आजीविका के वार पर ले रहे हैं। हमारा सवाल महंगाई है, हमारा सवाल भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, हमारा प्रश्न जो है बेरोजगारी पर है, हमारा प्रश्न दलितों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, वो सवाल है। हमारा प्रश्न जो है किसान और नौजवान का है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के आवास में गड्ढा ऐप बनता हो, गड्ढा ऐप है, तो उस राज्य के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस राज्य के विकास की गति क्या होगी। मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है और इतिहास में आप देख लीजिए 47% की बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। महंगाई आज 1000 रुपए का सिलेंडर पार हो गया है। आप भी अपने मोटरसाइकिल गाड़ी में पेट्रोल भराते कितने का है आप बताइए। आज डीजल इतना महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा है, दालें महंगी है, कोई चीज़ ऐसी है जो सस्ती है। आज सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई। कांग्रेस के दावे से इस इलाके के कुछ गांव वाले भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के कम होते मौके यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। दिक्कत तो बस यही है, मजदूरी खुली कर लो तो कर लो, नहीं और वैसा कोई रोजगार नहीं है। मजदूरी मिल जाती है? हाँ, बस बहुत ही कम है। कितना हो जाता है महीने में, कितनी बार मिल जाता है? जी महीने में तो 10-15 दिन लग जा, 10-15 दिन ठल्ली रह जा, इस तरीके के मजदूरी। यहाँ बीमारी की ज़्यादा वो है जी, इधर काफ़ी दूर है अस्पताल वगैरह। और दूसरी बात बाढ़ की, बाढ़ तो काफ़ी बार आ चुकी है, हर साल आती है जी।
बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती है? पानी भर जाता है, क्या होता है? एक तो जैसे ये गन्ना होगा जी, बिल्कुल नष्ट होगा इस बार। गेहूँ वगैरह हर साल बच जा, क्योंकि इस टाइम पर बाढ़ नहीं आ पाती। बस यही है। और क्या समस्या है? पढ़ाई लिखाई की क्या है? रोजगार तो कुछ नहीं है, नौकरी बहुत कम है जी। बीजेपी के हरिद्वार के शहरी इलाकों में ज्यादा पैठ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बरसातों में जो नाले में पानी आता है, दुकान में घुस जाता है, उस समस्या का अभी तो कोई निदान ही नहीं हो पाया है। चंद्राचार्य चौक में ये समस्या है, मोती बाजार में ये समस्या है, सप्तसरोवर क्षेत्र में समस्या है, शरवनाथ नगर में समस्या है। तो इतने विधायक हमारे मदन कौशिक 3-4 बार रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या का हल नहीं करा सके अभी तक। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो चुनावी अखाड़े में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चुनावी अखाड़े में। अब बात करते हैं, बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को फिर से मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से रीवा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बता दें कि जनार्दन मिश्रा से मुकाबले में कांग्रेस की नीलम अभय मिश्रा मैदान में है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को फिर से मैदान में उतारा है। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि वे बीते 10 सालों में मोदी सरकार के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर जनता के बीच में हैं और उन्हें अपनी जीत का पक्का भरोसा है। विजन, हमारे नेता का विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम 2047 में विकसित भारत की रचना करेंगे। इस देश से गरीबी का कलंक मिटाएंगे। इस देश के मस्तक पर, भारत माँ के मस्तक पर लिखा जाएगा विकसित भारत, अमीर भारत, खुशहाल भारत, रोजगार संपन्न भारत। इसकी कल्पना के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। अपने सांसद के विकास के दावों से कुछ लोग सहमत भी नजर आ रहे हैं। पहले से इस समय में बहुत अंतर है। पहले यदि 10% था, इस समय 7 पे पहुंच गया है। सब से हुआ है, आर्थिक हुआ है, सामाजिक रूप से हुआ है, ये रोड का हुआ है, बिजली का हुआ है, सब प्रकार से हर घर में पानी आ रहा है, नल आ रहा है। तब किसी प्रकार का विधान इस समय नहीं गड़बड़ है, सब सही है। यहाँ कोई हाईवेज नहीं थे, बहुत 1 ही 2 हाईवे था, आज 4-5 हाईवेज हैं। और हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो आप जैसे सुपर स्पेशलिटी, ये भी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ही बना। और अभी जो वो बन रहा है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल बन रहा है। तो मतलब काफ़ी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। हेल्थ सेक्टर ले लीजिए आप। अब इससे हमने हेल्थ सेक्टर देखा है, तो हम उसी के बारे में बता सकते हैं। मैं 2014 से रीवा को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। 2014 के और 2024 के रीवा में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है रीवा में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इवन हमारे पड़ोसी शहर भी जो इस शहर से बहुत आगे थे विकास में, लेकिन आज उन शहरों से भी रीवा आगे निकल चुका है। रीवा से कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को मैदान में उतारा है। नीलम मिश्रा 2018 तक बीजेपी में थी। 2013 में वे बीजेपी के टिकट पर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी। सेमरिया रीवा लोकसभा क्षेत्र की ही विधानसभा सीट है। उनके पति अभय मिश्रा सेमरिया से मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं। रीवा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से केवल सेमरिया ही कांग्रेस के पास है। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि रीवा में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है और इसी के दम पर वे चुनाव लड़ रही हैं। मुद्दे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत ही ज़्यादा हैं और आम जनता जो अभी आपके सांसद रहे हैं जनार्दन मिश्रा जी, इनके कार्यकालों से आम जनता बहुत परेशान है। इसलिए जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा किसानों की समस्या है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। रीवा में बेरोजगारी से काफी लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थक भी इस समस्या से इत्तेफाक रखते हैं।
यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई औद्योगिक इकाई आप देख लीजिए, सिर्फ सीमेंट प्लांट में हैं। जो क्षेत्र औद्योगिक सीमेंट प्लांट और ये जो भी कंपनियां यहाँ पे हैं भी, जैसे सोलर प्लांट को ले लीजिए, तो यहाँ पे जो लोकल हमारे युवा हैं उनको कोई भी माने उनकी सहभागिता उसमें नहीं है, उनको कोई भी नौकरी नहीं मिली। रीवा में लगातार कम हो रहा खेती का रकबा भी लोगों की बड़ी परेशानी बन रहा है। आज यहाँ के आवारा पशुओं के कारण हमारी किसानी ठप हो गई, हमारा रोजगार ठप हो गया। किसानों के बच्चे ही किसानी से पढ़ते थे, हमारे जीवन का मूल स्रोत ही किसानी था, आज वो पूरी तरह ठप हो गया है। रीवा से चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बुद्धसेन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि वे निर्णायक हालात में हैं। ब्राह्मण बाहुल्य जिला है, तो जब ब्राह्मण प्रत्याशियों को अवसर मिला भाजपा और कांग्रेस से, तो तीसरा दल में यहाँ मजबूती से उभरा है। बीएसपी ऐसे ही मौकों पर जीतती रही है। इस बार भी 2 ब्राह्मण हैं और इसलिए अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो बीएसपी के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन बीएसपी का कैडर पहले की अपेक्षा बहुत कमजोर हो चुका है, तो इसलिए वो कितना कर पाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुकाबले में बीएसपी भी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होगा। रीवा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। तो फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।